ओके जी। तो ये है हमारे रेक के प्रोजेक्ट्स और लास्ट क्लास में हमने कुछ अपना ये प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बनाया था टूवर्स प्रोजेक्ट का। ऐसे ही है, टूवर्स का हमने प्रोजेक्ट बनाया था। जरा टेस्ट करते हैं इसको कि अभी वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और जैसे अफजाल बता रहे हैं कि इमेजेस आ चुकी होंगी अब तक हमारी। टेस्ट करते हैं कि आई हैं कि नहीं आई हैं, या अभी हमें हमारा ऑल्ट वाला मैसेज मिल रहा है। इसको जरा मैं ट्रस्ट करता हूँ और इसको जो है अब मैं जरा आकर एनपीएम स्टार्ट कर रहा हूँ। बस इसको क्लोज करो, इसको एनपीएम स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। जो हो गया हमारे पास हमारा npm स्टार्ट। और ये एक एरर दे रहा है मुझे, रेड प्रोजेक्ट्स का एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है ये? नोड मॉड्यूल्स तो पड़े हैं इसमें, और इसमें ये वाला तो है ही नहीं आएगा। इसमें तो टूल्स पड़े ही नहीं हुआ मेरे पास। ये वाला वो है ही नहीं। वो है होगा फिर कंप्लीट टॉपिक्स वाला। अगर इस पे चेक करते हैं तो एसआरसी में ये भी नहीं है। वो होगा न्यूज प्रोजेक्ट वाला। क्या ये है? इसमें एसआरसी यही है। हमने न्यूज प्रोजेक्ट देखा था ना अपना। इसको शो मोर ऑप्शंस करते हैं, जरा इसको ओपन विद कोड करते हैं। अच्छा, ये हमारा लोडर भी लग गया था। ठीक है, टेस्ट करते हैं जरा इस चीज को हम लोग। ओके जी, npm स्टार्ट की मैं एक कमांड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और ये मेरा स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, आज का बताइए हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है हमारे फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स क्या काम कर रहे होते हैं हमारे। अब हमारा उसके ऊपर टॉपिक है। फॉर्म्स हमने सिर्फ अपनी एचटीएमएल में देखे और थोड़ा उसको सीएसएस देना हमें आता है। बट अब हमारा काम है कि फॉर्म को हम लोग किस तरह से यूजर आकर अगर फॉर्म में कोई डेटा ऐड करता है, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और हम लोग उसको कहीं पर स्टोर करवा सकते हैं। आज हमारा मेन काम ये है। इमेज मेरी नहीं आ रही अभी भी, क्यों नहीं आ रही यार साल? आपकी आ गई है? जरा मैं अपनी टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरी आ रही है या नहीं आ रही। मैंने इमेज लगाई भी हुई है कि नहीं लगाई हुई। इमेज लगाई तो हुई है मैंने, वो अभी तक। हाँ, ये कल वाली है। कल वाली नहीं आ रही थी, वो है ही नहीं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इमेज दोबारा उसमें ऐड कर दी है। मैं वो बात कर रहा हूँ। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करके टेस्ट करें तो। अच्छा, तो 15 मिनट बाद आ गई थी वो। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट क्लास में, जिसमें ये चेक करो रिलोड करने पर हमारा एक स्पिनर टाइप का आ रहा है हमारे सामने। उसके बाद रीड मोर शो लेस का ऑप्शन दे रहा है हमें सारा। हर एक पैराग्राफ को आप रीड मोर शो लेस कर सकते हो। हर एक पैराग्राफ को जो है आप लोग रिमूव कर सकते हो यहाँ पे आके। और जब सारे के सारे पैराग्राफ्स हमारे रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, एक बटन आएगा, फेच अगेन का बटन आएगा। इस पर दोबारा क्लिक करके तो सारे पैराग्राफ दोबारा आ जाएंगे, और बीच में वो स्पिनर भी आ रहा है हमारे पास। हमने वो ऐड किया था कि जब हमारा कंटेंट आ रहा होगा और जब कंटेंट जा रहा होगा, तब हमें वो स्पिनर आपने शो करवाना है। हमने ट्रू फॉल्स के थ्रू उसको सेट किया हुआ है, वो हमारा सारा काम कर रहा है। इमेज नहीं लगी क्योंकि इस एपीआई में इमेज इस टाइप पे नहीं पड़ी, और सीएसएस मैंने दी ही नहीं उसको कुछ ज्यादा। बाकी सब सेट है, हमारा लॉजिक सारा सेट है यहाँ पे। इसमें तो मसला था। इसमें हमने जो अपनी सारी पिछली चीजें क्लियर की थी, प्रॉप्स हो गए, स्टेट्स हो गए, यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया हमारे पास। कंडीशनल रेंडरिंग हमने इसमें देखी, शॉर्ट सर्किट इसमें हमने देखे, और क्या देखा इसमें हमने भला, फैच एपीआई भी इसमें हमने देखा। ठीक है, ये सारा काम हमारा अब तक हमने जितना भी काम किया वो सारा इस एक प्रोजेक्ट में कवर हो चुका है हमारा। ठीक है, इसकी वीडियो जिसने नहीं देखी है देख लेना जाकर, सब समझ आ जाए सबको। ओके जी, अब मैं आ रहा हूँ और अब मैं आकर इसको बंद कर रहा हूँ। और आज का मैं जैसे मैंने बताया हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो क्या है, फॉर्म्स। कंप्लीट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ इस बार आकर मैं, और जरा इसको मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ। शो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। तो फिर आप अपने वीएस कोड को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे, और दोबारा वो चार जो चेक्स होते हैं ना आपने वो करने हैं। शायद आपके वो पहले चेक नहीं होंगे। ठीक है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स करते हैं, और जरा इसको npm स्टार्ट करके अब टेस्ट करते हैं कि अब ये क्या कहता है। npm स्टार्ट बेस्ट है। अच्छा, इसमें हमारी इंडेक्स और जेएस वाली फाइल में अब यहाँ पे आके कौन सी फाइल कॉल हो रही है भला, जरा चेक कर लूं। इसमें कॉल हो रही है हमारी यूज इफेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हमारा यूज इफेक्ट कंपोनेंट कॉल हो रहा है। मैं एसआरसी में आकर अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ फॉर्म्स के नाम से। ठीक है, मैंने अपना एक फोल्डर बनाया फॉर्म्स के नाम से, और इसमें हमारे पास फॉर्म्स के ऊपर पता है कि हमारे पास दो तरह के टॉपिक्स होते हैं। फॉर्म्स के ऊपर दो टॉपिक्स हैं, कंट्रोल्ड इनपुट्स, अनकंट्रोल्ड इनपुट्स। ये हमारे पास दो टॉपिक्स होते हैं फॉर्म्स के अंदर। अब कंट्रोल क्या चीज है, अनकंट्रोल क्या चीज है, इसको हमने देखना है। और इसी के साथ हमने अपना एक और हुक देखना है। एक और हुक हमने देखना है यहाँ पे आके। अब वो हुक किस चीज का हुक है, जरा उस पर बात करेंगे। अच्छा, इंक्रीमेंट हमने किया था। अच्छा, ये लास्ट वाला है जो काम है हमने किया हुआ था, ये स्क्रीन वाला जो मेरे बार बार रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्स के ऊपर आकर उसके अंदर मैं दो फोल्डर्स अपने बना रहा हूँ। फॉर्म्स के अंदर भी दो फोल्डर होंगे, एक होंगे मेरे कंट्रोल्ड इनपुट्स के, कंट्रोल्ड इनपुट्स, और एक होगा मेरा अनकंट्रोल्ड इनपुट्स का। फॉर्म्स के अंदर ही अनकंट्रोल्ड
इनपुट्स, कुछ इस तरह से। तो मैं फिलहाल आकर काम करूंगा कंट्रोल इनपुट्स के ऊपर। ट्राई करेंगे कि आज अनकंट्रोल को भी देखें, लेकिन पहले कंट्रोल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कंट्रोल के अंदर आकर मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ कंट्रोल डॉट जेएस के नाम से। कंट्रोल कंपोनेंट लिख देते हैं इसका नाम, कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स बेस्ट है। और अब इसको कहते हैं जरा RFCE मेरी एक्सटेंशन है। और कुछ इस तरह से इसको जरा मैं अपना H1 के अंदर ऐड कर देता हूँ। एक H1 के अंदर कंट्रोल्ड इनपुट्स सेव किया, और इसको जरा मैं अपने index.js में जाकर कॉल करवा रहा हूँ। क्या नाम है? कंट्रोल्ड इनपुट्स, कुछ इस तरह से बेस्ट है। और इसको जो है हम लोग कर देते हैं कमेंट, ताकि हमें हमारी जो वार्निंग है वो ना मिले, और ऊपर वाले सारे भी कमेंट कर देते हैं ताकि उनकी भी वार्निंग ना मिले। ठीक है, वो कह रहे हैं कंट्रोल कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, इसमें है कौन सा? अच्छा ये पड़ा है, ठीक है, इसको अनकमेंट कर देते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट हमारे पास ये आ चुका है, और सब कुछ ठीक ठाक यहाँ तक आके चल रहा है। कंट्रोल कंपोनेंट हमारे पास ठीक ठाक चल रहे हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके कुछ ये सिस्टम करने वाला हूँ। मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं चलो इसको यहीं पे रखते हैं, इसको बंद करो, कंट्रोल इनपुट्स के ऊपर चलते हैं। सिंपल पहले थोड़ा सा इसका यूआई डिजाइन कर रहा हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फॉर्म का, और मेरे पास फॉर्म में दो फील्ड्स होने वाले, दो। वो दो फील्ड्स कौन कौन सी हैं? वो दो फील्ड्स हमारे पास हैं, हमारा फर्स्ट नेम और हमारी ईमेल। फिलहाल के लिए मैं ये चीज रखूंगा, और मैं उस क्या काम करूंगा, जैसे यूजर आकर उसको सबमिट करेगा ना, वो मेरा डेटा ऐड हो जाएगा। डेटाबेस पे नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन हमारा एट द एंड जो पॉइंट आने वाला है वही डेटाबेस वाली है। फिलहाल हम लोग क्या काम करें, उस डेटा को एक्सेस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कंट्रोल्ड इनपुट्स को और किस तरह से अनकंट्रोल्ड इनपुट्स को एक्सेस कर सकते हैं। पहली बात, कंट्रोल इनपुट्स होते क्या? कंट्रोल्ड इनपुट्स हमारे पास सिंपल एक ऐसी चीज है, कह लो कि यार जिसमें आपके जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं ना, हर एक इनपुट को आप कंट्रोल कर रहे हो, हर एक इनपुट के ऊपर आपकी पूरी पूरी एक्सेस होती है। जबकि अनकंट्रोल्ड इनपुट्स में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी हुक आ जाता है यूज रेफ के नाम से, आप उसको यूज करते हो अपने इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो हमारा कंट्रोल कंपोनेंट है, इसमें आप खुद सारा लॉजिक लगाकर उसको कंट्रोल करते हो, और अनकंट्रोल में एक हुक के थ्रू आप उसको कॉल करते हो। ऑनलाइन बैठे हुए हैं जिशान और आई गेस मिसबा बैठे हैं ऑनलाइन। जिशान बैठे हैं इस टाइम पे, तो ठीक है जिशान। सर ऐसा भी एट्रीब्यूट ही हम यूज करते थे, कोई फॉर्म बनाया होता है ना जिसमें लिखा होता है कंट्रोल्ड करके, कंट्रोल्ड फॉर्म करके, ऐसा भी देखो कंट्रोल्ड इनपुट्स भी होते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट्स भी होते हैं, और कंट्रोल फॉर्म्स भी होते हैं। कंट्रोल फॉर्म्स वही होते हैं जिसमें सारे के सारे इनपुट्स आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल फॉर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे आके आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कंट्रोल इनपुट्स के अंदर मैं अपना एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म बना रहा हूँ। जल्दी से फॉर्म एक्शन इसको खत्म करते हैं, मुझे इसके एक्शन में कोई चीज ऐड नहीं करनी है। और यहाँ पे आके अब मैं क्या सिस्टम कर रहा हूँ, मेरे पास होगा एक div डॉट इनपुट, div डॉट माई यूजर, इसको मैं कर रहा हूँ यार, div डॉट माई यूजर। और इसमें क्या होगा, मेरा एक लेबल का टैग, अगर आप लोगों को याद है लेबल का टैग, तो लेबल का टैग क्या काम कर रहा था, थोड़ा सा हाईलाइट करके देता था हमें बस। इस लेबल के टैग में आकर मैं ऐड करूंगा माई नेम, ये मेरा नेम होगा, और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मेरा नेम कॉलन करके, और उसके बाद आगे एक इनपुट फील्ड इसको दे देते हैं, और होगी मेरी टेक्स्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उस लेवल के ऊपर कोई क्लिक करेगा नेम के ऊपर, तो मेरा इनपुट वो जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। और चेक करो, हमने नेम में एक एट्रीब्यूट देखा था फॉर का, यहाँ पे वो HTML4 हो चुका है। क्यों? बिकॉज फॉर तो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, फॉर लूप हमने देखा है, तो इसलिए जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो उनको यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसको HTML4 कर देता है। अच्छा, इस नेम में मुझे क्या चीज ऐड करनी है? हाँ, इस नेम में मुझे ऐड करना है कि आईडी में ऐड करना था यार, वो आईडी में ऐड करते हैं हम लोग अपना। ठीक है, माई नेम करते हैं इस चीज को। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, और उसके जो है इधर आ जाते हैं, माई नेम हो गया हमारे पास, और मैं बस इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल डी करके। ये भी माई यूजर, लेकिन ये हो जाएगा हमारे पास माई ईमेल। ठीक है, इधर ईमेल, देन टाइप की जगह ईमेल, आईडी की जगह माई ईमेल, सिंपल है। तो अब हमारे पास जो है ना एक तरह का फॉर्म आना चाहिए, जिसमें जो है ना कुछ इस तरह से चीज हो, थोड़ी बहुत CSS नहीं दी है हमने, दे देंगे, हाईलाइट हो रहा है, बिल्कुल वो हाईलाइट होकर आ रहा है हमारे पास। मुझे ये काम करना है। एक मेरा बटन भी होगा यार, जिस पर वो सबमिट करेगा, तो मैं आकर अपना एक बटन बना रहा हूँ जिसका मैं करूंगा सबमिट। इन सब के बाद वो सबमिट करेगा मेरी इस चीज को। सेव किया, बिल्कुल सबमिट कर रहा है, सारी चीजें मेरे पास प्रॉपर काम कर रही है यहाँ पे आके। अच्छा, अब इसकी थोड़ी बहुत मैं CSS ऐड कर रहा हूँ, स्टाइल और CSS करके, और इसको कर देते हैं हम लोग इंपोर्ट करवाओ हमारी .style.css को। ठीक है, और उसके बाद आखिर क्या काम करो, इस माय फॉर्म को मैं टारगेट करूंगा यार। मैं बोलूंगा आप क्या काम करो, आप मेरे फॉर्म को आकर टारगेट करो, फॉर्म का जो टैग है आप उसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं इस चीज को। उसके बाद उसके अंदर आई गेस माई यूजर नाम से क्लास है ना, माई यूजर जो क्लास है, मैं एक काम ये कर रहा हूँ, इस माई यूजर क्लास को
एक बैकग्राउंड कलर दूंगा व्हाइट के नाम से, ठीक है। और उस माई यूजर के अंदर जो मेरा इनपुट होगा, डॉट माई यूजर के अंदर जो इनपुट का टैग है, आप क्या काम करो, उसको मैं पैडिंग दे दूंगा कोई टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स तक की, लेकिन लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल तक की, कुछ इस तरह से। चेक करते हैं कि कैसी बनती है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास इनपुट फीस आ रही हैं और मेरे पास बटन कुछ इस तरह से आ रहा है, ऑब्वियसली खराब हो गया है। उसका जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सेंटर कर दो। जस्टिफाई कंटेंट इसका हमने किया जब सेंटर, और उसके बाद एक अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इतना ठीक है ये। उसके बाद एक और चीज करूंगा मैं, जो मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड है ना, जो मेरा पूरा का पूरा ये एक बैकग्राउंड है, इसको मैं कर दूंगा स्टाइल, इनलाइन स्टाइल ही कर रहा हूं मैं, या इसको मेन पेरेंट कह देते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू मेन पेरेंट, ठीक है। किसने ज्वाइन किया? हारून ने ज्वाइन किया, ठीक है। ओके जी, ये आ गया हमारे पास हमारा मेन पेरेंट, और इस मेन पेरेंट को मैं आकर कुछ सीएसएस दूंगा, और वो होगी मेरे पास डॉट मेन पेरेंट को टारगेट करो, और आप क्या काम करो, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो ग्रे टाइप का थोड़ा सा। क्या आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। इसकी हाइट तो इसको कोई 100 VH तक की, हाइट 100 VH, और उसके बाद एक और चीज जो स्पेसिंग आ रही है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, पैडिंग 0, देन लास्ट वन इज बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स बेस्ट है, ठीक है। मैं यही काम करना चाह रहा हूँ, देख लेंगे आगे जो भी हमने करना है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया हमारे पास। ग्रे टाइप को मैं थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ कुछ इस तरह से, और मेरा ये फॉर्म आ रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ी बहुत हाइट दे रहा हूँ बस यहाँ पे आके, हार्ड कोडेड करते हैं 500 पिक्सल्स तक की, कुछ इस तरह से। और मैंने बैकग्राउंड कलर इसको देना है मेरे फॉर्म को, पूरे के पूरे फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ मैं कर रहा हूँ 30%, मार्जिन ऑटो अगर मैं कर दूं सिंपल तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आना चाहिए, कुछ इस तरह का ही मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। हाइट थोड़ी सी अगर मैं हाइट में अगर इसकी कम कर दूं या हटा ही दूं, हटा देते हैं, लेकिन इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ कोई टॉप बॉटम से 100 पिक्सल तक की, और लेफ्ट राइट से भी 100 पिक्सल तक की, 100 पिक्सल ही कर लेते हैं यार, बहुत है, मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जो माई यूजर है, इसको मैं थोड़ी बहुत मार्जिन दूंगा बस टॉप से 10 पिक्सल तक की, लेकिन लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल तक की, बहुत है, इतना ही मैं काम करना चाहता हूँ। इसके बाद सीएसएस हमारी एंड हो चुकी है, और मुझे कोई सीएसएस नहीं देनी है, कंट्रोल इनपुट्स को बस जो है ना मैं वो थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ जाऊंगा, जो मेन पेरेंट के अंदर है ना, हाँ जी, डॉट मेन पेरेंट के अंदर जो मेरा एक H1 है, आप क्या काम करो, आप उसके टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दो बस, सिंपल, बेस्ट है। मार्जिन 2 रेम हर साइड से, पैडिंग दो यार इसको, फिर अगर ये ऐसे नहीं ले रहा तो इसको पैडिंग दे देते हैं 2 रैम की हर साइड से। ओके जी, अब वापस आते हैं, और मुझे क्या काम करना है, अब मुझे इन दोनों चीजों को एक्सेस करके सबमिट जब करे मेरा यूजर, वो यूजर यहाँ नीचे ऐड हो जाना चाहिए, मुझे भी ये काम करना है, ठीक है। हमारा आज का मेन लॉजिक ये है कि अभी हम लोग लोकल स्टोरेज के ऊपर काम नहीं करें, और ना ही अभी हम लोग जो है अपनी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें एट द एंड के काम वही करें कि हमारा डेटा सारा उस पर जा रहा होगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इस यूजर को एक्सेस कैसे करें फ्रंट एंड में, क्योंकि अगर हमने ये फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट अपना कर लिया, फिर बैक एंड में वो चीज रह जाएगी डेटाबेस में कैसे जाएगा हमारा डेटा। ओके जी, तो अब आ जाओ इधर। सबसे पहले इन वैल्यूज को आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ इन सब वैल्यूज को। अगर आप लोग प्योर जेएस में होते हो तो कैसे करते हो? इनपुट डॉट वैल्यू एक ही चीज होती है, कोड आप वो कैसे, प्योर जेएस की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो मैं आपको इसका जो है ना बता देता हूँ कि प्योर जेएस में आप कैसे करोगे। प्योर जेएस जो है ना आपकी, उसमें आप कुछ ऐसे करोगे, सबसे पहले होगा आपका लेट इनपुट इज इक्वल टू आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी में भी उसकी इनपुट हो सकती है या कुछ भी उस आईडी का नाम हो सकता है। उसके बाद आप ये काम करोगे लेट वैल्यू इज इक्वल टू आपका इनपुट डॉट वैल्यू, सिंपल। आप लोग प्योर अपने जेएस में ये काम करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका यूजर जो भी इस इनपुट फील्ड में आकर वैल्यू ऐड करेगा वो आपकी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज की, जो भी यूजर आकर वैल्यू ऐड करेगा वो आपकी एक्सेस हो चुकी है, लेकिन ये है प्योर जेएस। हम लोग अब इस टाइम पे आकर बात कर रहे हैं अपने रिएक्ट की, वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। प्योर जेएस होगी, अब रिएक्ट की बात आ जाती है रिएक्ट जेएस में, ठीक है। अब रिएक्ट जेएस में हम लोग किस तरह से काम करते हैं।
रिएक्ट जेएस में हम लोग दो तरह के इससे काम करते हैं, इसका दो चीजों से लेकर चलते हैं इसको। पहली हमारी होती है वैल्यू की। वैल्यू तो हमने यूज करनी है यूजर की उस इनपुट फील्ड को एक्सेस करने के लिए, और इसके अंदर आपका एक और इवेंट आ जाता है ऑन चेंज का इवेंट। आप इन दोनों चीजों के थ्रू जो है ना यूजर की वैल्यू को एक्सेस करोगे, रिएक्ट में रहेगा, ठीक है। वरना प्योर जेएस में आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। प्योर जेएस में आप ऐसे काम करोगे, रिएक्ट जेएस में आप कुछ हिस्सा से काम करोगे वैल्यू, और वैल्यू आप किस तरह से दोगे, मे बी आपने कोई वीडियो देखी हो इसका, शायद आपने नाम पहले सुना हो, आप करोगे e.target.value। यही मैं पूछना था, e.target का क्या है? अब उसको बता रहा हूं मैं, आज का यही सारा हमारा टॉपिक है e.target.value। ये चीज क्या होती है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं इसको। मैं इसको जो है ना हटा देता हूँ यहाँ से आके, बट मे बी हमारा मुद्दा वही रहने वाला है। ओके जी, अब आज जो रही तो मुझे अब क्या आकर इन सब वैल्यूज को एक्सेस करना है। सबसे पहले हमें पता है यार कि हम लोग जब अपने हुक्स को यूज करते हैं, यूज स्टेट को, हमारी वैल्यू प्रिजर्व हो जाती है, स्टोर हो जाती है उसमें। तो क्यों ना मैं अपनी एक स्टेट बनाऊं और उस स्टेट में ही ये वैल्यू को स्टोर करा दूं, इनपुट जो यूजर आकर ऐड करेगा, और उसके बाद आकर मैं उसी को सेट भी कर सकता हूं, आगे कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक स्टेट बना रहा हूं, यहाँ पे आके मेरी स्टेट का नाम होगा, यूज स्टेट करते हैं पहले इस चीज को, और इसका नाम मैं कर सकता हूँ मेरा पर्सन, मे बी मेरा पर्सन हो सकता है यहाँ पे आके, और इसको अच्छा मेरा पर्सन नहीं, फर्स्ट नेम, क्योंकि मैं हर एक इनपुट फील्ड के लिए सेपरेट स्टेट बना रहा हूँ अपनी। फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम, कुछ ये होगा। और बाय डिफॉल्ट इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट मेरे यूजर को कोई इनपुट फील्ड में कुछ चीज शो हो। लाइक बाय डिफॉल्ट मेरे यूजर को यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, पहले अब फिलहाल आ रहा है, मैं इसको हटा दूं टैब। बाय डिफॉल्ट मेरे यूजर को कुछ इस तरह से एम्प्टी फील्ड ही दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाय डिफॉल्ट ही उसको ये चीज दिखे हारिस, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखना चाहिए ना। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी फील्ड होगी, यूजर अपनी फील्ड उसमें आकर ऐड करेगा, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग एम्प्टी रखेंगे। डन है। अगली चीज ईमेल, ईमेल भी मेरी एम्प्टी होगी, लेकिन यहां पे आके मैं इसको करूंगा सेट ईमेल, कुछ इस तरह से, और इधर आकर हो जाएगी ये वाली मेरी ईमेल। डन है। हमने इन दोनों चीजों को एक्सेस कर लिया है, बना लिया हमने इन दोनों चीजों को, बट मैं किस तरह से इन दोनों चीजों को अप्लाई कर सकता हूं मेरी उस इनपुट फील्ड के ऊपर जाकर, चेक करते हैं। फर्स्ट नेम हमारी स्टेट है और इसमें हमारी एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है एम्प्टी। ईमेल हमारी एक वेरिएबल है, उसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है एम्प्टी। आप लोग आओगे अब अपनी इनपुट फील्ड के ऊपर, पहले मैं टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर आ रहा हूं, और यहाँ पे आके अब मैं इसका एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं वैल्यू का। हमारे पास जो है हर एक इनपुट फील्ड के अंदर एचटीएमएल भी होता था, और सीएसएस इधर रेक में भी है, एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं पास कर रहा हूं मेरा फर्स्ट नेम, कुछ ये फर्स्ट नेम। इससे पता क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे आके प्रिजर्व हो चुकी है, जो उसमें एम्प्टी वैल्यू है वो यहाँ पे आके प्रिजर्व हो चुकी है। और यही काम आकर मैं कर दूंगा मेरी ईमेल के लिए, मैं बोलूंगा आप वैल्यू एक और लो, इज इक्वल इस बार क्या है वो ईमेल। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्रिजर्व होगी दोनों वैल्यूज। बट अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर आते हो ना यहाँ पर, और अगर आप लोग यहाँ पे आके कुछ टेस्ट करो, मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे कंसोल में, कि यार मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ कुछ। आप लोग खोलोगे अपना कंसोल, और आप लोग जब अपना कंसोल खोलोगे आपको ये चीज समझ आएगी। मैं इसको जरा नीचे रखता हूँ, और कंसोल अगर आप देखो मेरा, तो एक तरह की वार्निंग है, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। पढ़ो क्या कह रहा है, component is changing an uncontrolled input to be controlled. This is likely caused by the value changing from undefined to a defined value. We should not happen decide between using a controlled or uncontrolled elements. पहली बात ये है यार, वो चेक करें कि यार आपने अनकंट्रोल्ड एक कंपोनेंट आपका वो जो अनकंट्रोल से कंट्रोल्ड होने की कोशिश कर रहा है, पहली बात ये, ठीक है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, आपने उसको वैल्यू आप उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करो, ऐसी वैल्यू को चेंज कर रहे हो जो कि पहले अनडिफाइंड है, एम्प्टी है, अनडिफाइंड है बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी। समझ आ रही है इस एरर की? अब देखो नल और अनडिफाइंड में ये डिफरेंस है कि अनडिफाइंड का मतलब होता है आपने कोई वेरिएबल बनाया बट उसकी कोई वैल्यू पास नहीं की आपने, सिर्फ आपका वेरिएबल है। अगर लेट्स सपोज मैं लेट नेम इज इक्वल टू करता हूं, लेट नेम और उसके बाद कंसोल डॉट नेम करता हूं, मेरे पास आएगा अनडिफाइंड। बट अगर मैंने ऐसे ही नेम कर दिया फिर मेरे पास आएगा नल। अगर आप अपना वेरिएबल ही ना बनाओ और उसको कॉल कराओ वो आपका नल है, लेकिन अगर आप वेरिएबल बनाकर उसकी कोई वैल्यू ना दो वो अनडिफाइंड। समझ आ गई इस चीज की? अच्छा जी, अब अगर मैं आकर दोबारा से एक बार आकर रिलोड कर रहा हूँ सिर्फ अपने पेज को, मैं आपको एक और वार्निंग दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि ये शायद मुझे दिखाए अभी। दो वार्निंग्स होती हैं यहाँ पे, एक तो ये थी जो मैंने आपको दिखाई, एक और वार्निंग होगी यहाँ पर हमारे पास। इस टैब को बंद करते हैं। ये वार्निंग मैं आपको दिखाना चाह रहा था। You provided a value prop to a form field without an on change handler. This will render read only field. If the field should be mutable, use default value, otherwise set either on change or read only.
इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि यार आपने जो है ना अपनी एक वैल्यू पास की है एज एन प्रॉप, मैंने एज एन प्रॉप पास किया ना वहां पे आके अपनी वैल्यू को मैंने पास कर दिया विदाउट ऑन चेंज हेडर। ऑन चेंज हैंडलर हमारा एक ऐसा हैंडलर है जो क्या काम कर रहा होता है कि उस इनपुट फील्ड को चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यार आपने उसको वैल्यू पास कर दी बट आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो। दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड, इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड को रीड कर रहे हो, उसमें कोई राइट नहीं कर रहे हो चीज, आप उसको सिर्फ रीड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो म्यूटेबल हो, म्यूटेबल का मतलब होना चेंज होना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनपुट फील्ड चेंज हो तो फिर आप क्या काम करो, यूज डिफॉल्ट वैल्यू अदरवाइज सेट आइदर ऑन चेंज। अगर आप चाहते हो कि वो म्यूटेबल हो फिर आपने ऑन चेंज का हैंडलर ऐड करना है। अभी जो है अभी मेरे पास यहाँ पे आके ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की है रीड ऑनली फील्ड, कि मैं सिर्फ और सिर्फ आकर इसको रीड कर सकता हूँ, इस पे कोई चीज राइट नहीं कर सकता। अगर मुझे इसमें आकर कोई भी चीज राइट करनी है तो फिर मैं क्या काम करूंगा, अपना ऑन चेंज का हैंडलर ऐड करूंगा यहाँ पर आकर, अपना ऑन चेंज हैंडलर। सही है, बेस्ट है यहाँ तक आकर। तो अब हम लोग अपना ऑन चेंज का हैंडलर तरह ऐड करते हैं आकर के ऑन चेंज का हैंडलर क्या काम करता है। और अच्छा मैं आकर एक और सबमिट के लिए भी अपना एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट करके, क्योंकि सबमिट तो एट द एंड होना ही है ना। सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू करो, ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं इस चीज को यूजर सबमिटेड का, बेस्ट है। और यहाँ पे आके मैं इसको एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ ई के नाम से, बताऊंगा आगे ई की चीज क्या है, फिलहाल सिर्फ इसको मैं पास कर रहा हूँ, अभी इसको यूज कहीं नहीं कर रहा मैं, इसको हटा भी दो कोई मसला नहीं है, बाद में इसको देखेंगे। सबमिट हैंडलर, अब सबमिट हैंडलर हमारे पास जो ना कॉल करने के दो तरीके होते हैं। आप पहला तरीका ये आपका है कि आप अपने फॉर्म के ऊपर आकर इसको कॉल करवाओ, आपका एक इवेंट होता है ऑन सबमिट के नाम से, आप या तो उसको यूज करो और उसमें आप क्या काम करोगे, इसको सबमिट हैंडलर को कॉल करा दोगे, ठीक है। ये हो सकता है आपका, या फिर आपका ऑन क्लिक का इवेंट चल सकता है, फिर ऑन क्लिक का इवेंट आपका चलेगा बटन के ऊपर आकर, दोनों में ये डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक तो मैंने पहले कई बार देखा, इस बार आकर मैं ऑन सबमिट यूज कर रहा हूँ, बेस्ट है। ऑन सबमिट हैंडलर, तो सीन कुछ है कि यार जैसे ही सबमिट हैंडलर पर क्लिक होगा क्या होना चाहिए, मुझे मेरे कंसोल में दिखना चाहिए यूजर सबमिटेड। लॉजिक कुछ यही है, टेस्ट करते हैं कि क्या कहता है। कंसोल तो साथ में अपना खोल के रखते हैं हम लोग, और मैं अपना यहाँ पे आके आपको कंसोल अगर दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं आकर जैसे ही करता हूँ मेरा ऐसे ही सबमिट कर देते हैं। आप लोग चेक करोगे यार एक चीज हुई तो है, मेरे पास यूजर सबमिटेड आया था बट क्या हुआ, वो फौरन से खत्म भी हो गया। चेक क्लिक किया इसके ऊपर आकर, वो आया था लेकिन वापस से वो खत्म भी हो गया। क्लिक यूजर सबमिटेड, वापस ब्लैंक, ये क्या वजह बन रही है, पेज रिफ्रेश हो रहा है हमारे पास। हमें पता है यार कि जब भी आप कोई भी चीज सबमिट करोगे ना आपका पेज तो रिफ्रेश होगा फौरन से, बात समझ आ रही है इस चीज की। जब कभी कोई भी चीज आपकी सबमिट होगी आपका पेज वहां पर आके रिफ्रेश होगा, तो जब आपका पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, आई गेस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी इसलिए मुझे कॉल आ रही थी यार, मेरी कॉल आ रही इसलिए मैंने कॉल उठाई भी नहीं है। अच्छा जी, क्या सिस्टम है, सबमिट हैंडलर हमारे पास एक चीज है, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे आके कि हमारा जैसे हम लोग उसको सबमिट कर रहे हैं हमारा पेज रिलोड हो रहा है, हमें इस चीज को प्रिवेंट करना होता है कि यार हम जैसे सबमिट करें हमारा पेज रिलोड ना हो, क्योंकि अगर हमारा पेज रिलोड हो जाता है फिर क्या होगा, हमारा तो डेटा ना डेटाबेस में जाएगा ना लोकल स्टोरेज में जाएगा, पेज हमारा रिलोड हो गया ना फौरन से, जैसे सबमिट हुआ पेज हमारा रिलोड हो चुका है, उसका ही सेव नहीं हुआ हमारा डेटा, तो हम इसको रिलोड करना नहीं है। मैं उसको कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ, अब उस पर बात करनी है हमने, ठीक है। अब वहां पे एक तो बात आ जाती है हमारी उस ई की, ठीक है। अब ई मैं दोबारा यहाँ पे आके अप्लाई करूंगा। अब मैं यहाँ पे आके अगर करता हूँ अपना ई पास, और ये ई आपका पैरामीटर, इसका नाम हारिस भी हो सकता है, इसका नाम अली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका नाम, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका एक पैरामीटर, बट एक कॉमन कन्वेंशन कि इसको ई कहा जाता है, मींस इवेंट, इसको इवेंट कहा जाता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक चीज अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। हम लोग उसको यहाँ पे आके क्या काम करें, प्रिवेंट करें एक फंक्शन के थ्रू, ये एक फंक्शन होता है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सेव करो अब इस चीज को आकर, और अब अगर आकर मैं इसको करता हूँ ना सबमिट, तो अब आकर आपने टेस्ट करना है। अब मैं आकर इसको जैसे करता हूँ सबमिट, अब चेक करो यूजर सबमिटेड, अब आ रहा है ठीक ठाक वो पेज, अब मेरे पेज को रिलोड नहीं कर रहा, बट जैसे मैंने उसको कमिट किया था वो मेरे पेज को रिलोड कर रहा था। ये चीज समझ आ रही है सबको, बस हमने उसको प्रिवेंट कर दिया होगा। ऐसा ऐसा प्रोग्रेस हो रही है हमारी। अगली चीज पर आते हैं, वापस ऑन चेंज के हैंडलर के ऊपर। वो कह रहा है कि यार आप अपनी फील्ड को चेंज कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पे आके मैं उसको किस तरह से चेंज कर सकता हूँ। मैं आऊंगा यहाँ पर और मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है यार अगर चेंज करना, आप इस इनपुट फील्ड के ऊपर एक ऑन चेंज का हैंडलर अप्लाई करो। बट ऑब्वियसली सिर्फ ऑन चेंज के हैंडलर तो काम नहीं करेगा, मुझे इसके ऊपर प्रॉपर लॉजिक लगाना पड़ेगा। और अब वो प्रॉपर लॉजिक क्या होगा, हमें पता है कि जब भी हम लोग अपनी इनपुट फील्ड के ऊपर इनलाइन कोई फंक्शन बना रहे होते हैं तो हम लोग उसको एरो फंक्शन में ऐड करते हैं, वरना क्या होगा, इनफिनिट लूप। अब यहाँ पे आके ये जो मेरा एरर फंक्शन है मैं इसको ई अपना पास करने वाला हूँ, इवेंट वापस से वही पास करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा मेरी वो स्टेट थी, ये किसी की नेम वाली स्टेट है, मैं बोलूंगा सेट फर्स्ट नेम, मैं उसको आके टारगेट करूंगा, बोलूंगा सेट
फर्स्ट नेम, आप इसको टारगेट करो और इसको मैं पास कर दूंगा e.target मेरा डॉट वैल्यू। इसका पता है मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अब यूजर आकर इसमें कोई भी चीज लिख गया, उसने उस वैल्यू को टारगेट कर लिया मेरे इस एक इवेंट के थ्रू। तो अगर आप लोग आकर आप टेस्ट करो इस चीज को, तो अब मैं यहाँ पे आके इसमें कोई चीज टाइप कर सकता हूँ और ये वैल्यू अब एक्सेस हो चुकी है। किसके थ्रू? e.target.value के थ्रू। लेकिन ये ईमेल अभी भी वैसे ही है, ईमेल में टाइप नहीं कर पा रहा, तो मुझे उसमें भी वही चीज अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। बेस्ट है। वापस आते हैं, तो यही काम आकर मैं करूंगा मेरे इस इनपुट के ऊपर। मैं बोलूंगा आप क्या काम करो, आप करो इसके ऊपर आकर एक और ऑन चेंज का हेडर इसके ऊपर भी अप्लाई कर दो। इज इक्वल टू करो एरो फंक्शन, इसको ई पास कर दिया हमने एज एन पैरामीटर, और बोलो आप सेट ईमेल है, इज इक्वल टू करो इसको पास करो आप e.target और ये उसकी वैल्यू। तो इस तरह से आपने दोनों वैल्यूज को एक्सेस कर लिया है यहाँ पे आके। अब अगर आप सिंपल console.log करो ना अपनी ये वाली ईमेल, तो आपको आपकी ईमेल आपका वो सारा डेटा मिलेगा जो यूजर यहाँ पे आके सबमिट करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे आके कर रहा हूँ स्टाइल और सीएसएस के लिए। मैंने इसको जो हाइट दी है ना, हाइट मेरी यहाँ पे आके थोड़ी सी खराब हो रही है आई गेस, तो मैं उसकी वो हाइट जो है ना वो कमेंट कर रहा हूँ। पिक्सल में इसको यहाँ पे दे देते हैं, कोई 500 पिक्सल 600 पिक्सल तक अगर मैं दूंगा तो फिर जो है ना मेरी हाइट खराब नहीं होगी। जैसे अब ये ऐसे हो रही है ना, तो अब ऐसे अब वापस हो जाएगी सेट। मैं ये काम करना चाह रहा था, बेस्ट है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ यार, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो यहाँ सबको बेस्ट है, कोई मसला यहाँ तक आकर हमने उस वैल्यू को एक्सेस किया। अब अगर आकर आप लोग अपने सबमिट हैंडलर के ऊपर आते हो और यहाँ पे आके अगर आप अब इसको बोल दो console.log हमारा फर्स्ट नेम और हमारी ईमेल, तो अब जैसे सबमिट होगा तो हमारे कंसोल में वो चीज ऐड होनी चाहिए जो यूजर ने सबमिट की है। यहाँ तक समझ आ रही है इस चीज की? हमने उसको क्योंकि यहाँ पे आके कॉल करवाई दी है, टेस्ट करते हैं इस चीज को आकर हारिस और haris@gmail.com एंड सबमिट। काम कर रहा है हमारा, कंसोल में आ चुकी है वो चीज haris@gmail.com। समझ आई सबको? अब यहाँ पे आके अगर मैं अली कर दूं, फिर ali@gmail.com करते हैं, क्या होगा? वो भी हमारे पास यहाँ पे आके सबमिट हो जाएगा ali@ali@gmail.com। बेस्ट है। अब एक और मसला यार कि जैसे सबमिट हो मेरा ये इनपुट फील्ड ब्लैंक होनी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या सिस्टम है? सिंपल इसी अपनी इनपुट फील्ड के अंदर क्या मैं इसको टारगेट करूं, अगर सेट फर्स्ट नेम को दोबारा इसको एम्प्टी कर दूं, पॉसिबल है? सेट फर्स्ट नेम को दोबारा टारगेट करो इसी में और उसको दोबारा एम्प्टी करो, और इस तरह से अपनी सेट ईमेल को भी टारगेट करो और उसको भी दोबारा एम्प्टी कर दो। क्या पॉसिबल है इसकी? क्योंकि सेट का मतलब तो ये होता है कि आप उसको सेट कर सकते हो दोबारा से। ये हमारा सिंपल काम, एक बार दोबारा इसको रिलोड करके टेस्ट कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है। हारिस और haris@gmail.com एंड सबमिट। हाँ जी, काम कर रहा है, वो भी ब्लैंक हो चुकी है और ये भी हमारे पास आ चुका है सारा का सारा। समझ आई सबको इस चीज की? बेस्ट है यहाँ तक आकर, कोई मसला? कोड में रिपीट करूंगा आगे दोबारा से, ठीक है? नहीं भूलता, सिंपल मैं यही काम किया यार यहाँ पे आके, बस उसको दोबारा एम्प्टी कर दिया हुआ है, क्योंकि सेट हमें पता है कि सेट का जो मतलब है ना, और ये मैंने ऐड किया है सबमिट हैंडलर के अंदर। जैसे ही सबमिट होगा ना, उसके बाद वो मेरी दोनों फील्ड्स को दोबारा से एम्प्टी कर देगा, पहले नहीं करेगा, दोबारा उसके बाद एम्प्टी कर देगा उस चीज को। ठीक है। और चेंज हैंडलर में मैंने वही काम किया है कि यार उसकी वैल्यू को एक्सेस किया अपने उस इवेंट के थ्रू e.target.value करके, और वो भी किसके अंदर? मैंने उस सेट फर्स्ट नेम और सेट ईमेल के अंदर एक्सेस किया, क्योंकि हमें पता है इसी के थ्रू हम लोग उसको उसका चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उस चीज को। तो ये हमारे दोनों फंक्शंस थे और इनमें हमने वाली वैल्यू क्या पास की है? e.target.value की। बस हमने ये काम किया। ओके, अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं। तो इतना तो काम चलो यार बन गया, बट हमें कंसोल में शो नहीं करवाना है। हमारा मुद्दा ये है कि नीचे इसको शो करवाना है हमने, उस पर काम करते हैं। फिर कंसोल अब बंद कर देते हैं अपना, और अब जरा हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं जो है ना इसको थोड़ी सी 1000 तक की दे रहा हूँ ताकि ये मेरे पूरे पेज को कवर करे, बस 1000 तक की। बस वापस आ जाते हैं अब हम लोग इधर आओ अपने कोड में। और अब सबमिट हैंडलर में क्या फंक्शन लॉजिक लगाऊंगा अपना? पहले तो मैं यूजर सबमिटेड को कमिट करूंगा, हटा देंगे इसको, और ईमेल को वैसे जो वैसे रहने देते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, मैं जो यहाँ पे आके जो लॉजिक लगाने वाला हूँ ना, वो मैं इन दोनों फील्ड से पहले लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बाद में लगा दिया तो लाइन वाइल एग्जीक्यूशन के मुताबिक वो पहले ही एम्प्टी हो जाएगा और बाद में मेरा लॉजिक लग रहा होगा। समझ आ रही है इस चीज की? तो इसलिए मैं उसको पहले ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आओगे, अब हमें क्या पता है यार कि इन दोनों यहाँ पे आके जो भी यूजर ऐड होगा सबमिट होगा, वो नीचे एक ऐड होना चाहिए। ये लॉजिक है हमारा। टेबल बना सकते हैं या फिर मेरे देखते हैं क्या बनता है। मैं आपकर यहाँ पे सिंपल ये काम करूं, एक अपनी और इस बार आकर स्टेट बना रहा हूं, और इस बार मेरी स्टेट का नाम होगा पीपल। पीपल और मेरा सेट पीपल, कुछ इस तरह से पीपल और सेट पीपल इज इक्वल टू, इसको कर दो मेरे उसी यूज स्टेट के। और क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एम्प्टी एरे?
क्योंकि इसी एम्प्टी एरे के अंदर मेरे वो यूजर ऐड होंगे जो यूजर सबमिट करेगा। जैसे वो सबमिट होगा एक यूजर उस एरे में चला जाएगा, दूसरा आया उस एरे में चला जाएगा, तीसरा आया उस एरे में चला जाएगा। लॉजिक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको इस चीज का। तो ये बाय डिफॉल्ट हमने रखा है इसको एम्प्टी एरे, और मैं इस पीपल के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई करूंगा आगे जाकर, ताकि उसकी प्रॉपर मैपिंग भी हो पाए। समझ आ गई इस चीज की। अब बात करते हैं वापस से इसके ऊपर आ जाते हैं, और इससे पहले यार बाद में नहीं, इससे पहले आप लोग टारगेट करोगे अपने सेट पीपल को, कुछ ऐसा से टारगेट करिए क्या हमने सेट पीपल को, और यहाँ पे आके आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पे आके अपना एक पास कर सकते हो या तो पैरामीटर, और उस पैरामीटर के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो। बट मैं एक और चीज करूंगा यहाँ पे आके, इसको ऐसे रहने से बेहतर है एक अपना कॉस्ट यूजर के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसको मैं इज इक्वल टू करूंगा मेरे फर्स्ट नेम के कॉमा करके मेरी ईमेल के, ताकि मेरा ये एज एन एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाए। और अब अगर आकर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग यूजर करता हूँ तो मुझे एज एन यूजर ऑब्जेक्ट मेरा स्टोर हो जाएगा, ये शो होगा कंसोल में। ठीक है, चेक करो इस चीज को आकर, अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूं और इसका मैं कंसोल आपको दिखा दूं, चेक करें। आया हमारे पास हमारा एक हारिस, देन haris@gmail.com, और जैसे आकर मैंने इस चीज को कर दिया है सबमिट, वो मेरे पास एज एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुका है। ये समझ आ गई सबको लॉजिक इसका, हमने बस उसको एक तरह के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया है यहाँ तक आकर, बेस्ट है। तो इसका ये मतलब है क्या, इस यूजर में वो सारी वैल्यूज तो स्टोर हो चुकी हैं, अब मेरा काम इसी यूजर के ऊपर है। या सिंपल मैंने यही काम किया, इसको जो है थोड़ा सा मैंने डिस्ट्रक्चर किया है, मतलब मेरा जो फर्स्ट नेम और ईमेल मैंने जैसे पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट फर्स्ट नेम और ईमेल कर दिया था, अब मैंने उसको एक वेरिएबल के इक्वल कर दिया कॉन्स्ट यूजर, और उसको इक्वल कर दिया ऑब्जेक्ट में, फर्स्ट नेम उसमें और ईमेल पास कर दिया, दोनों चीजें बस। और मैंने कंसोल डॉट लॉग जब यूजर किया तो मेरे पास इस बार आकर एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। बस ये देखना तो की वगैरह नहीं आनी, अभी तो नहीं आएगी इसमें की, क्योंकि वो हमने जो पहले एपीएस यूज किए अपनी, उसमें कीज उन्होंने हमें बाय डिफॉल्ट दी थी, हमने नहीं दी है, तो हमें अपनी कीज यहाँ पे उसको देनी पड़ेंगी। काफी सारा हमारा काम है, इसको टेस्ट करते हैं कि यार कि काम क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे आके स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम दोबारा से। इधर आ जाओ, अब मैं पास करूंगा यहाँ पे आके अपना सेट पर्सन को, सेट पीपल सॉरी, बिकॉज इसी के अंदर मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, इसी अंदर मैं अपने यूजर को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। समझ आ गई इस चीज की। सो पहली चीज, अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक चीज देखी थी, स्प्रेड ऑपरेटर, डॉट डॉट डॉट, क्या काम करता था शजेब, स्प्रेड ऑपरेटर, क्या नो, मतलब ये मैं थोड़ा सा चिल हो गया हूं, चिल हूं तो आप लोगों के साथ, तो सीधा क्या तो नो, हाँ क्या नो भाई, फहीम स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करता है, फहीम बताएं, है की एक्सेस करती है, एक डॉट लगाते हैं ऊपर से, जो भी वो एक डॉट लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं, पहले इसका नेम लिखते हैं जो ऊपर सबसे पहले हेड पे होता है, फिर आगे जो उसके आगे डॉट लगाते हैं, आगे उसकी वो आ जाती है, सजेशन आ जाती है, फिर कॉपी है ये स्प्रेड ऑपरेटर पे क्या होता है भाई, सर वो तीन डॉट लगाते हैं, वो स्पेसिफिक जो हमने चेंज करना हो या कॉल करवाना हो उसको चेंज करना। सिंपल उसका ये लॉजिक था यार, कि अगर आपके पास एक तरह का लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट है, और उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आपने चेंज नहीं करना, स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को चेंज करना है, आप क्या काम करोगे, पिछले पूरे ऑब्जेक्ट को पहले स्प्रेड करोगे डॉट 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 करके, और उसके बाद जो आपने स्पेसिफिक की चेंज करनी है उसको आगे चेंज कर लोगे। सिंपल ये लॉजिक था। ये की का लॉजिक किसने बताया था मुझे अभी, की जिसने कहा बात की थी, हाँ ये की है, इसमें क्या सिस्टम है भाई, सिंपल वो आपकी कॉपी जनरेट करता है और उस कॉपी को बनाकर काम करता है, मैप के जैसा काम करता है। तो यहाँ पे आके मैं वही काम करने वाला हूं, मैं सेट पीपल को टारगेट करूंगा, और मैं इसमें डॉट 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 करके पीपल को पहले स्प्रेड करूंगा। इस पीपल को क्यों स्प्रेड करूंगा, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि जब मेरा न्यू यूजर ऐड हो तो मेरा पिछला यूजर खत्म हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रेड ऑपरेटर काम क्या कर रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर का काम ये था कि वो क्या काम करेगा, आपकी पूरे एलिमेंट को स्प्रेड कर सकते हैं, एरे हो सकते हैं आपका, या आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी चीज को वो स्प्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम डॉट 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 करके पीपल को पहले स्प्रेड करते हैं, इससे ये होगा कि पहले जितने भी पीपल ऐड हो चुके हैं वो सारे स्प्रेड होकर आ जाएंगे, न्यू यूजर उसके आगे ऐड हो जाएगा। वरना क्या होगा, अगर मैंने ये चीज ऐड ना की तो ये होगा कि सिर्फ मेरा जो अब मैंने यूजर ऐड की सिर्फ वो रहेगा, पिछले सारे खत्म हो जाएंगे। ये लॉजिक है, बेस्ट है। तो डॉट 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 पर्सन, कॉमा के पर्सन ही पीपल है यार, डॉट 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 पीपल, और पीपल क्योंकि मेरी इसका नाम पीपल था, पीपल, और उसके बाद कॉमा करके इसका सेकंड पैरामीटर क्या होगा, सेकंड पैरामीटर इसका क्या होगा, इसका सेकंड पैरामीटर मेरा यूजर होगा, क्योंकि यूजर में मेरा पूरा का पूरा मेरा यूजर स्टोर हो चुका है ना, मैंने पहले उसको स्टोर करवा दिया, ये इसका सेकंड पैरामीटर होगा, बस सिंपल लॉजिक है।
बेस्ट है, कोई मसला यहाँ तक आके सबको। तो जरा टेस्ट करते हैं यार कि क्या कहता है हमें, और मैं जरा अब इसके ऊपर मैपिंग करके चलो अप्लाई करता हूँ, मैपिंग करते हैं कि देखते हैं काम करता है हमारा कि नहीं। तो इस फॉर्म के बाहर आऊंगा इस बार मैं, और इस फॉर्म के बाहर आकर मैं अपना एक बनाऊंगा div डॉट माई पीपल के नाम से, माई पीपल इज इक्वल टू, और इसके ऊपर मैं कली बेसिस ऐड करूंगा अपनी मैप का मेथड अप्लाई करना। मैं बोलूंगा पीपल जो है ना मेरे, पीपल के ऊपर डॉट मैप का मेथड अप्लाई करो, और मेरे लोग इसको बोल देते हैं, मेरे लोग, ठीक है, पैरामीटर मेरा मेरे लोग, और रिटर्न करवाते हैं इस चीज को। और अगर मैं आकर सिंपल एक h1 में टेस्ट करूं इस चीज को कि यार मेरे लोग कली ब्रेसेस के अंदर मेरे लोग डॉट करके क्या नाम था, फर्स्ट नेम, आई गेस फर्स्ट नेम है, और उसके बाद और क्या चीज है, ईमेल है। पहले फर्स्ट नेम को चेक करते हैं, और मेरा ख्याल ये नहीं आएगा, टेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं आया हमारे पास। पहले तो हमारे पास कुछ ये चीजें हैं, अगर मैं आकर इसको करता हूँ ऐसे ही हारिस, और haris@gmail.com, और हमने जैसे ही आकर कर दिया इस चीज को सबमिट, एरर आ गया। टेस्ट करते हैं एरर क्या है, वो कह रहा है people.map इज नॉट ए फंक्शन। हमें पता है कि मैप एक फंक्शन तो है, बट वो फिर से एरर दे रहा है कि people.map इज नॉट ए फंक्शन। ये एरर क्यों आ रहा है, चेक करते हैं इस चीज को आकर। अच्छा एक और चीज, आई गेस मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी ना इसकी डेव टूल्स के बारे में, मैं यहाँ पे आके इसको जरा टेस्ट करने वाला हूँ कि यहाँ पे मुझे किस तरह से शो होगी मेरी। ऑनलाइन बैठा कौन है ऑनलाइन? यार ये 3-4 बच्चे हैं। अच्छा ज़ीशान, हारून और साजिद, मुझे जरा यार अपना बता दीजिएगा आईडी कार्ड और नंबर, ताकि ये आपके अटेंडेंस मार्क हो सके यहाँ पर। ठीक है, नाम अपना बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं जरा यहाँ पे आके टेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को। कंपोनेंट्स में अगर आते हैं हम लोग, इसके ऊपर क्लिक करो, आगे पास करते हैं जब। अच्छा ये देखो, आप लोग मेरी स्टेट को चेक करो यार, यहाँ पे आके ये मेरी स्टेट्स हैं दो, ये मेरी नेम के लिए और ये मेरी ईमेल के लिए। मैं जैसे ही आके बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी है, मैंने इसको एम्प्टी रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे ही, और ये मेरा नीचे वाला एरे है जो मैंने एक तीसरी स्टेट बनाई थी। मैं जैसे पहले वाले क्या करता हूँ, अली, चेक करो मेरा वो अली हो रहा है। दूसरी बारी में ali@gmail.com, वो अली हो रहा है, ali@gmail.com भी हो रहा है। उसके बाद जैसे हुआ ये सबमिट नहीं हुआ, सबमिट में वो मसला दे रहा है हमें। कंसोल में अगर हम चलते हैं वो कह रहा है कि सबमिट people.map इज नॉट ए फंक्शन। हाँ मेरी ब्लैंक नहीं है ना ये, मैंने उल्टे किए साइन इसलिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या सिस्टम है, जरा इसको मैं दोबारा से अपने कोड में आता हूँ यार कि मेरे कोड में ये इशू क्या आ रहा है, यहाँ पर इशू क्या दे रहा है मुझे। ओके जी, ये कुछ इशू इसी लॉजिक में है। मैं आखिर क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको अपना एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ यार। अच्छा सर, वो आपने कॉपी दिया मेरे लोग, आगे मेरे लोग लिखा हुआ है, और क्या लिखा मैंने, मेरे लोग डॉट करके लिखा फर्स्ट नेम। वही मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, टेस्ट करते हैं यार इसको, ये कि अगर मैं अपना एक पैरामीटर पास करता हूँ पर्सन के नाम से, यहाँ पे आके पर्सन, और उसके बाद जो है ना ये मेरा रिटर्न करवाएगा पर्सन, क्या क्या चीज रिटर्न करवाएगा, ये डॉट 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 करके पहले मेरा आ जाएगा पीपल, कॉमा करके सेकंड आएगा मेरा यूजर। अगर हम लोग ये कर देते हैं इसको यूजर, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, पर्सन की ऐसे फिर यहाँ पे आके कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे ही पास कर दिया। अगर मैं इसको अब टेस्ट करता हूँ हारिस, और haris@gmail.com, देन इसको किया, अगर हमने आकर सबमिट, सेम एरर, people.map इज नॉट अ फंक्शन। वो अभी भी कह रहा है कि यार पीपल के ऊपर आप मैप का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो। अच्छा अगर मैं आकर इसको कर देता हूँ मेरा पर्सन, बल्कि पर्सन तो होगा नहीं, वो फिर यूजर को एक्सेस कैसे करेगा, है ना, यूजर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, इसको हमने अगर ऐसे देखा, इसको ऐसे देखा, ओके ठीक है, बहुत ही बेसिक सी गलती और एक एरे की गलती है यहाँ पे आके। कहाँ पे गलती है, एक एरे की गलती है सिर्फ, इस लाइन में गलती है, इसी लाइन में गलती है। मैप का मेथड यहाँ पे जो है ना, मैप का मेथड कह रहा हूँ एरे, यहाँ पे कुछ एरे टाइप की चीज आनी है और वो मैंने नहीं लगाई है यहाँ पे, मुझे बताएंगे क्या आनी है। है ब्रेसिस आएगी, वो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेसिस आने वाली है मेरी, बट वो कैसे आने वाली है मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर मैप का जो मेथड है वो एरे के ऊपर, हाँ इसे एरे बना दे, ये रिटर्न के बाद। अच्छा इसको अगर मैं आकर एरे बना देता हूँ फिर, इसके अंदर जो एरे लिखी है ना, एरे बस
ऐसे बात कर रहे हो, कर्ली ब्रेसेस वैसे लगे हैं कई वैसे ऐसे लगे रहेंगे। तो इसके अब अंदर तक थोड़ा बहुत सही जा रहे थे लेकिन फिर गलत बोल दिया, लेकिन कई वैसे ऐसे लगे रहेंगे। सही, फिर आगे। इस कर्ली वो ब्रेसेस के अंदर वो वाले अच्छा, ये एरे को मैं इसके अंदर लगा दूं, यस और आप बात कर रहे हो कि आप ये कर दो कुछ ऐसे, ओके, तो ये ऐसे ही उसको एरर दे देगा। उसको पीपल के साथ में होना चाहिए। किसको पीपल के साथ होना चाहिए भाई? ये जो अभी आपने ब्रैकेट्स डॉट डॉट बाय आएगा। मुझे एक चीज बताएं, मेरा जो पूरा का पूरा एक पर्सन है वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है जाके? एक एरे में, एक एरे में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट क्यों लगेगा? पहली बात ये है कि ऑब्जेक्ट क्यों लगेगा यहाँ पे आके? वो तो स्टोर एक एरे में जाकर हो रहा है ना, पहली बात ये समझ आ गई इस चीज की। तो मैंने यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट क्यों लगाया। उसके बाद अगली चीज, ये पर्सन और ये पीपल, यहाँ पे इन दोनों में मैंने एक गलती की हुई है। एरे लगेगा यहाँ पे, कितना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे अगली चीज कैसे होने वाली है? यहाँ पे दो चीजें आने वाली हैं, बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या आने वाला है। यूजर और पर्सन, इन दोनों को ही मुझे लेकर आना है। कैसे लाना है? पर्सन पहले एक चीज स्प्रेड होनी है और एक चीज हमारा न्यू यूजर आने वाला है। सिंपल हमारा लॉजिक कुछ ये है, एक चीज हमारी स्प्रेड होने वाली और एक चीज हमारा न्यू लॉजिक आने वाला है। पर्सन को कहते हैं स्प्रेड और यूजर वैसे लिखते हैं। पर्सन को कहते हैं स्प्रेड और यूजर वैसे लिखते हैं। टेस्ट मारते हैं, डॉट 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 पर्सन कॉमा करके हमारा यूजर, कुछ ये कह रहे हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं इस चीज को आकर, आगे से चल जाएगा। फिर भी टेस्ट करते हैं, अगर ना चला तो अगर हारिस लिखते हैं और उसके बाद haris@gmail.com कर देते हैं और उसके बाद आकर इसको करते हैं सबमिट, हारिस आ चुके हैं। समझ आ रही है एरर क्या आ रहा था हमारे पास? क्या एरर था? मैंने ऑब्जेक्ट लगाया लेकिन वो यहाँ पे वो था एक एरे, मेरा सारा डेटा किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर ही नहीं हो रहा, वो तो स्टोर हो रहा है एक एरे के अंदर। तो क्यों मैं ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहा हूँ? मुझे एरे को स्प्रेड करना था। तो यहाँ पे आके हमने उसी एरे को पहले स्प्रेड कर दिया। इस पर्सन को मैंने उसका एक पैरामीटर पास किया पर्सन का, ठीक है। उस पैरामीटर को मैंने स्प्रेड कर दिया और यूजर्स को नया यूजर पास कर दिया, सिंपल। अगली कोई चीज हमने की नहीं की है, बस वही काम किया हमने। लॉजिक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमजा? बेस्ट है। तो अब आप लोग क्या काम कर सकते हो, अब जितने मर्जी यूजर्स आकर यहाँ पर ऐड करो। इसको एक डिव के अंदर मैं रैप करूंगा, डिव, इसको मैं आकर एक डिव के अंदर रैप कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ओके। और अब आकर इसमें h1 मिनट नहीं डालूंगा यार मैं, इसमें आकर हम लोग ऐड करते हैं h4। देन आकर अगली चीज आ जाएगी एक h3 के अंदर या h5 के अंदर मेरे लोग डॉट करके मेरी ईमेल। तो मेरी ईमेल भी इस बार मेरे पास सामने आनी चाहिए, मेरी इस बार मेरी ईमेल भी आएगी। तो आ रही है मेरी, हारिस भी आ रहा है और मेरी ईमेल भी आ रही है। ऑब्वियसली इसकी सीएसएस खराब है लेकिन सब चीजें आ रही हैं हमारे पास, प्रॉपर वर्क कर रही हैं। एक और चीज मैं करूंगा यार, इसको h2 कर देते हैं, h2 h3 कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके। और ये जो है ना मेरे लोग क्लास नेम इसको देते हैं, क्लास नेम इज इक्वल्स टू मेरे लोग। और इस मेरे लोग को भी जो है ना मैं थोड़ी बहुत सीएसएस सप्लाई कर, और इसके बाद हमने अपनी एक की भी जनरेट करनी है। बिकॉज आप लोग चेक कर लो कि एक वार्निंग आ रही है कि चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। हमें पता है कि हर एक एलिमेंट जब मैपिंग करते हैं तो उसकी की यूनिक होनी चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे कोई की ही नहीं है। नहीं ठीक है हमजा, ठीक है तुम्हारी चॉइस मेरी जैसी है, अच्छी चॉइस है तुम्हारी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। हारिस, अच्छा इसको जो है ना अब मैं एक रो में लेकर आना चाह रहा हूँ, मैं इसका जो है ना उसको टारगेट करेंगे सिंपल यार, क्या है यार, डॉट मेरे लोग है, डॉट मेरे लोग के डिस्प्ले को पहले तो इसको मैं मार्जिन को ऑटो करूंगा यार, मार्जिन को ऑटो करो और इसकी विड्थ को जो है ना वो मैं 30% तक अगर आकर कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। हाँ मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, सही है। उसके बाद आकर आप क्या काम करो, सिंपल इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करो और उसका जो जस्टिफाई काउंटर वो स्पेस बिटवीन इस बार आकर मैं करूंगा, स्पेस बिटवीन कुछ ऐसे ही। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कलर वो मैं थोड़ा सा वो भी मैं व्हाइट टाइप का करूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा। थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस देना वो दे दो 10 पिक्सेल्स तक का, और इसको अगर आपने थोड़ी बहुत पैडिंग भी देनी है, पैडिंग इसको दे दो हर साइड से 10 पिक्सेल्स तक की, कुछ हिस्सा से आ जाएगा हमारे पास। और इसको मार्जिन तो मिलना ही चाहिए, मार्जिन टॉप से 3 रैम तक का, और ये कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अब हमारे पास। तो अब आकर जैसे ही और यूजर ऐड होंगे अली, और उसके बाद ali@gmail.com, जैसे होगा वो यूजर हमारा सबमिट, हमारा सबमिट हो जाएगा यहाँ पे आके, बेस्ट है। अब आप लोग यहाँ पे आके जितने मर्जी यूजर्स को ऐड करो, अहमद और ahmed@gmail.com, सबमिट, सबमिट हो गया, और वो ब्लैंक भी कर रहा है, सारी चीज हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई मसला यहाँ तक आकर
अपडेट उसको कहा जाता है अपडेट। अब अपडेट के लिए आपको एक और अपनी स्टेट बनानी पड़ेगी, एक और हमारी स्टेट होगी, और उस स्टेट में पहले तो आप ये सारी वैल्यू प्रिजर्व करोगे, उसमें आप पहले अपनी वैल्यू को स्टोर करोगे, उसके बाद आप क्या काम करोगे, ऑन चेंज का हैंडल दोबारा लगाओगे वहां पे आके, जैसे उस पर क्लिक हो तो आप उसको दोबारा से ऑन चेंज कर सको। सिंपल लॉजिक है उसका भी। डिलीट आप उसको डिलीट तो कर ही सकते हो, फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई करो, डिलीट भी हो जाएगा आप लोगों का। अब अगली चीज यहाँ पे ये कि मुझे अपनी वो जो एक वार्निंग आ रही है ना वो हटानी है यहाँ से, वो एक वार्निंग आ रही है, मुझे वो चीज हटानी है यहाँ से आके। मैं उसके लिए क्या काम करूंगा, हमें पता है कि वार्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि उसको चीज नहीं मिल रही है यहाँ पे, जो उसकी यूनिक है वो उसको मिल नहीं रही है यहाँ पे आके, वो उसको कैसे मिल सकती है। हमने अब तक जितनी भी एपीआई देखी उसमें उनमें सभी की एपीआई कीज थी, इसलिए उसको मिल गई थी, पर यहाँ पे कोई है नहीं। अब आओ आप लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे आके ये काम करने वाले हैं, अपनी खुद की एक की जनरेट करने वाले हैं, खुद की जनरेट कर लेंगे। इसका एक तरीका वैसे ये भी होता है जो कि काफी लोग यूज करते हैं, यहाँ पे अगर आप अपनी इंडेक्स पास कर दो एक पैरामीटर, जैसे हमने आईडी पास की थी ना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यहाँ पे आप इंडेक्स पास कर दो और उसके बाद आपकी ये की को इसको की इज इक्वल टू आप अपना इंडेक्स कर दो, वैसे आपका ये भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आकर मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ, अच्छा रिलोड करने पर ये सारा डेटा एम्प्टी हो जाएगा, बिकॉज ये कोई डेटाबेस में सेव नहीं है। अगर ये डेटाबेस में सेव होता फिर यहाँ पे रहना था ये हारिस और haris@gmail.com और एंटर। मेरी वो वार्निंग नहीं आ रही है, चेक करने, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाना चाहता हूँ डिटेल में, थोड़ा सा और इसको जो है ना इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं खुद की एक आईडी जनरेट करूंगा। आप लोग किस तरह से खुद की आईडी जनरेट कर सकते हो, हम लोगों ने अपनी प्योर जेएस में एक चीज देखी थी, डेट्स याद है, डेट्स क्या काम करती थी, हमें डेट दे देती थी। तो क्या मैं उसके अंदर से उस डेट में से एक फंक्शन था गेट टाइम के नाम से, उस टाइम को एक्सेस करो, जो यूजर जहां पे सबमिट होगा वो वाला टाइम उसके साथ ऐड हो जाएगा, उसकी वो आईडी हो जाएगी। तो टाइम तो कभी सेम हो ही नहीं सकता, टाइम कभी सेम होगा क्या, नहीं होगा, हर बंदे की यूनिक आईडी होगी। फिर लॉजिक समझ आ गया, लगाते हैं। फिर मैं आखिर इसको एक की दूंगा आईडी के नाम से और इसको बोलते हैं न्यू डेट, कुछ यही था, और वो एक फंक्शन था, और कॉमा करके इसको जरा इससे अलग करो, डॉट उसके बाद करो डॉट गेट टाइम मेथड होता है इसका, वो भी एक फंक्शन है, और उसके बाद उसको डॉट स्ट्रिंग आपको करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग करके, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग नहीं मेरी पहले नहीं होता, अब ये एक स्ट्रिंग में आ चुका है। तो अब अगर आप लोग आकर इसी के साथ में जो है ना कंसोल डॉट लॉग में कर रहा हूँ, एक इसमें एक आकर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ आईडी भी, तो आप लोग देखोगे कि यार आपकी आईडी मिलेगी उस टाइम की जब वो यूजर आपका ऐड हुआ है। आईडी का वो मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे आके, अभी क्यों एरर दे रहा है भाई। अच्छा अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं ऐसे ही अपना कंसोल डॉट, अच्छा आईडी नहीं होगी, यूजर डॉट आईडी होगा ना, ये यूजर मेरा पैरामीटर उस यूजर डॉट आईडी होगा। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं आकर कर देता हूँ मेरा यूजर डॉट आईडी, ये देखें यूजर डॉट आईडी आ जाएगा। तो अब जैसे यूजर हमारा सबमिट होगा तो क्या होगा, haris@gmail.com, जैसे हुआ एंटर, ये देखो उसकी यूनिक आईडी भी आ चुकी है, टाइम है उसका, और टाइम कभी एक जैसा नहीं होता। क्या डायलॉग मारा यार, ali@gmail.com और सबमिट, आईडी हमारी यूनिक है, इस आईडी को पास करो वहां पे जाके, क्या होगा हमारी यूनिक वाला एरर भी खत्म हो जाएगा। तो इस इंडेक्स, या तो आप इंडेक्स को लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पर आकर इस की को आप पास करोगे मेरे लोग डॉट करके हमारी आईडी, क्योंकि मेरे लोग में वो आईडी शो हो रहा है ना, तो बस ऐसे भी हमारा ये काम कर जाएगा। क्या हमें इसमें कोई मसला है, अहमद और ahmed@gmail.com एंटर, काम करना हमारा ये बेस्ट है। जरा सा भी मसला याद करके पहले ये बताओ, नेक्स्ट वीक बताएंगे सारा। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, मैं इसको एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को अनकंट्रोल भी करवाने थे, चलो ठीक है वो बाद में देख लेंगे, इतने काफी है। हाँ इसका आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए टास्क तो है, सब लोग अपना जरा टास्क देखें इधर। आप लोगों ने अब क्या काम करना है, मुझे 5 फील्ड्स देनी है जो कि सबमिट हो रही हो, और आपका प्रॉपर एक कार्ड बनना चाहिए। मैंने कुछ इसको इस तरह से शो करवा दिया, आपका एक प्रॉपर कार्ड हो, जैसे भी सबमिट करे यूजर एक प्रॉपर कार्ड हो, लेकिन उस कार्ड में आपकी इमेज भी होनी चाहिए। यूजर आकर अपनी इमेज भी ऐड करेगा आपके कार्ड इस फॉर्म में, और वो इमेज आपकी सबमिट होगी और नीचे वो कार्ड में ऐड भी हो जाएगी। आपने अपलोड करना, आप यूजर इस फॉर्म में अपनी इमेज को अपलोड कर सके, ये आपका टास्क है, मेन टास्क है। बस आपने 5 फील्ड ऐड करनी, नेम ऐड करो, ईमेल, एज, पासवर्ड और उसका इमेज ऐड कर दो, पास प्रोफाइल जो हो सकती है उसकी, सब जैसे वो सबमिट करेगा उसकी वो इमेज भी ऐड होगी नीचे हमारे पास। आप लोगों को इसका एक बता देता हूं मैं लगा देता हूं, ठीक है।
ठीक है। आपको मैं इसका हिंट दे देता हूँ कि हिंट इसका क्या होगा। इसका सिंपल आप लोगों ने एक पैकेज को यूज करना है फाइल बेस 64। आप लोगों के पास पूरा एक वीक है फाइल बेस 64। ये क्या है, उस पैकेज का नाम है फाइल बेस 64, FILEBASE 64, स्पेस कोई भी नहीं है बीच में। फाइल बेस 64 ये आपका पैकेज है, इसके थ्रू आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो 5 दिनों में इसके ऊपर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा कैसे इसमें आपकी इमेज अपलोड होगी, और बस 5 दिन के बाद मुझे आपकी ये 5 फील्ड्स चाहिए कि कैसे यूजर सबमिट करेगा। और एक पूरे कार्ड में, जैसे कल पूरा वाला कार्ड बनाना, कुछ वैसा आपने कार्ड बनाना और उसमें आपका सारा डेटा स्टोर होगा यूजर का उसकी इमेज के साथ। कोई भी मसला इसमें रिकॉर्डिंग इसकी आप मैं आज रात तक अपलोड करूँ, रात तक या सुबह तक अपलोड हो जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों के लिए कोड, इस कोड को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस कोड को दोबारा से देखें। तो सबसे पहले हमने अपना एक फॉर्म बनाया है और हमने क्या है, जो पहले यूजर की उस इनपुट फील्ड्स की चीजों को एक्सेस करना है, प्रिजर्व करवाना है। तो हमने उसके लिए क्या काम किया, हमने उस चीज के लिए जो है ना 2 इनपुट अपने स्टेट्स बना रही है, 2 अपनी स्टेट्स बनाई उस चीज के लिए, ठीक है। उसके लिए 2 हमारी स्टेट्स बन चुकी हैं। दोनों स्टेट्स को हमने बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि बाय डिफॉल्ट यूजर को हारिस दिखे या बाय डिफॉल्ट यूजर को haris@gmail.com दिखे, कुछ ऐसे। मैं ये चीज नहीं चाहूंगा, चेक करें। अगर मैंने ये कर दिया ना तो बाय डिफॉल्ट मेरे यूजर को ये चीज दिखने वाली है कुछ ऐसे, तो ये तो हम लोग नहीं ना चाहेंगे। और वो इसको ऑब्वियसली खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हम लोग इस चीज को चाहते नहीं है। तो इसलिए आपने क्या काम करना है, इसको नहीं लगाना। बाय डिफॉल्ट आपकी फील्ड्स जो रहेंगी वो एम्प्टी रहेंगी, ठीक है। जब आपकी फील्ड्स एम्प्टी रहेंगी उसके बाद आपने इस अपनी स्टेट को पास करना है एज एन वैल्यू प्रॉप के थ्रू। एज एन वैल्यू आपने पास कर दी, यहाँ पे आके वैल्यू, और उसको पास किया आपने अपनी स्टेट फर्स्ट नेम, और ईमेल के लिए वैल्यू देखो तो ईमेल आपने कर दिया, बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या काम किया, अपना एक ऑन चेंज का हैंडल लगाया है, जो कि जरूरी है अगर आपने अपनी उसी इनपुट फील्ड में रहकर कोई चेंजिंग करनी है तो, क्योंकि आपकी अभी तक आपकी जो इनपुट फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली है, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ऑन चेंज के थ्रू आप उसको क्या काम कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो आप लोग क्या काम करोगे, आप अपना ऑन चेंज का हैंडल लगाओगे, यहाँ पे आप ये काम करोगे कि उसको एक पैरामीटर पास करोगे ई का, या फिर अपना नाम पास कर सकते हो, क्योंकि एक तरह का पैरामीटर है बस। उसके बाद आप क्या काम करोगे, सेट फर्स्ट नेम और सेट ईमेल, दोनों हमारी जो स्टेट्स हैं उनको पास करो वैल्यू, क्या p.target.value, जिससे हमारी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये वो एक्सेस होगी। तो इस तरह से हमने यूजर की वैल्यू को एक्सेस करी। उसके बाद हमने चेक किया कंसोल और लॉग करके क्या हमारा यूजर आ रहा है, नेम और ईमेल तो हमारे पास प्रॉपर आ रहे हैं। तो उसके बाद अगली चीज आती है सबमिट हैंडलर के लिए, कैसे यूजर इसको सबमिट करेगा। हमने उसके लिए क्या काम किया, सिंपल हमने इसको बोला कि आप क्या काम करो, सबमिट हैंडलर पहले बनाओ, और सबसे पहले ये चीज जरूरी है, e.prevent default करना। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये ना किया तो जैसे सबमिट होगा हमारा पेज जो है वो रिलोड हो जाएगा, कोई यूजर ऐड नहीं होने वाला, ना डेटाबेस में, ना लोकल स्टोरेज में, ना ही हमारे इस वेब पेज में। तो इसलिए सबसे पहले ये काम करना जरूरी है, ऊपर ई को पैरामीटर पास करके e.prevent default हमने ये कर लेना सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है, अपना कॉस्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर, या इसका पैरामीटर, इसका नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, आप इसको एक वैल्यू दोगे अपना वही फर्स्ट नेम और ईमेल जो आपकी स्टेट थी, ताकि आपका यूजर एज एन एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाए आपके पास। जब आपका यूजर एज एन एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके एक न्यू जो आपने स्टेट बनाई है ये एरेज की, उसको टारगेट करोगे सेट पीपल को, उसको एक पैरामीटर पास करो पर्सन का, और उसके बाद आप उसी डॉट 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 करके उस पर्सन को स्प्रेड करो पहले, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि ये चेक करो, अगर मैंने डायरेक्ट आकर यहाँ पर ये काम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे आके डायरेक्ट ये काम कर दिया, टेस्ट करते हैं कि क्या होता क्या है, haris@gmail.com और एंटर, ये हो गया अली और ali@gmail.com, एंटर, चेक करो क्या हो रहा है। वो पिछले वाला चेंज कर रहा है, पिछले वाले को उसने खत्म किया और उसी की जगह जो चेंज कर रहा है। अगर आपने इसको स्प्रेड ना किया फिर ये काम होगा, लेकिन अगर आपने इसको स्प्रेड किया फिर क्या होगा, पहले पिछले सारे यूजर्स आपके स्प्रेड हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका कोई अगला यूजर आकर ऐड होगा। ये चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले भी बताई थी जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स में काम कर रहे थे, और ये चीज मैंने आज रिपीट भी कर दिया। जब ये काम हो जाएगा आप लोगों को, उसके बाद आप इसको दोबारा एम्प्टी भी कर सकते हो अपनी स्टेट्स को, और बस आपने जो है अपनी स्टेट के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई करना, पीपल के ऊपर जो आपकी स्टेट थी मेनली, वो हमने मैप का मेथड अप्लाई किया। उसके बाद आगे जाके आपने अपनी जैसे भी उसको सीएसएस देनी है प्रॉपर, आपने कार्ड वाली सीएसएस देनी है, कार्ड बन के आना चाहिए आप लोगों का प्रॉपर। और इसकी जो की हमने पास की वो हमने आया, तो आप लोग इंडेक्स अपनी पास कर सकते हो, मैंने आपको बताया एक पैरामीटर पास करो, यहाँ पे आके अपना जो कि ज्यादा आई गेस इजी होता है, आप इसको एक पैरामीटर पास करो और उसको एज एन यहाँ पे की पास कर दो इंडेक्स को, या फिर एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया टाइम का, आप लोग जो है इसको टाइम दे सकते हो आईडी बनाकर, कि आप क्या काम करो, न्यू डेट लो, उसका टाइम एक्सेस करो और उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, और बस आपकी आईडी बन चुकी है। यहाँ तक आपका काम है, आगे से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
डेटाबेस में सेव करना हो तो उसके लिए आपको बैकएंड में जाना पड़ेगा और बैकएंड में जाकर आपको जो है ना इसका स्कीमा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, उसका मॉडल बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके बाद जाकर आपका डेटा फ्रंट एंड का पार्ट हमने यही करना है। फ्रंट एंड यही होगा, भले ही आगे जाके हमने बैकएंड में काम करना ना, फ्रंट एंड हमारा सिर्फ यही होगा, हर एक भी चीज इधर उधर से नहीं होगी फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं। आगे जाके हमारा काम रहेगा सिर्फ बैकएंड का डेटाबेस का, कि ये डेटा यहाँ पे नीचे ऐड ना हो, चलो नीचे ऐड हो भी जाए, बट ये डेटा हमारी बैकएंड में डेटाबेस में भी जाकर ऐड हो। अगला काम वो भी होने वाला है हमारा, ठीक है बाउंसर। फ्रंट एंड में रहते हुए हमको ये काम कर सकते हैं कि ये जो रिफ्रेश होने पे ये जो नीचे वाला बना हुआ है हाँ, ये ना खत्म। लोकल स्टोरेज, वो लोकल स्टोरेज का लोकल स्टोरेज आपकी होती है ब्राउजर की। आप अपने ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में ये चीजें स्टोर करवा सकते हो ताकि आप इसको रिलोड भी करो, फिर आपका पेज जो डेटा है वो खत्म ना हो, वो उसकी लोकल स्टोरेज होती है। लेकिन वो आपका ब्राउजर स्लो कर सकती है, फिर जो रिकमेंडेड वे नहीं होता, वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यूज करते हो, लेकिन प्रॉपर जब आपका प्रोजेक्ट तो फिर आप अपनी डेटाबेस को यूज करते हो, ठीक है। कोई मसला बहुत सारा क्लियर है? एंड करते हैं इस चीज को।